Good morning students and my dear friends. Today is 17th of August 2023 Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको डेली इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड अपडेट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेटिंग डेली अपडेट्स ऑफ channel. Recommended play speed है इस वीडियो की 1.25x. Thought of the day is the capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill, but willingness to learn is a choice. और आज मिंट ने अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं अपने फ्रंट पेज पे। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 15 न्यूज़ आर्टिकल्स ही कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, सिटी बसेस रेलवे लाइंस टू गेट अ बूस्ट। तो जनरल इलेक्शंस के 8 महीने पहले गवर्नमेंट जो है कई सारी स्कीम्स को, डेवलपमेंटल स्कीम्स को लॉन्च कर रही है जिससे कि आगे आने वाले इलेक्शन में जो रिपोर्ट कार्ड है गवर्नमेंट का उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके। हालांकि इसके और भी रीजंस हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि इस न्यूज़ में किस स्कीम को कवर किया गया। तो वेडनेसडे को यूनियन कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट क्लियर कर दिया है प्रोग्राम का। कौन से प्रोग्राम का? ग्रीन पब्लिक मोबिलिटी से रिलेटेड और डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट ने, या हम बोल सकते हैं यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, जिसका कॉस्ट जो है हम बोल सकते हैं तो फाइनेंशियल आउटले है अप्रॉक्सीमेटली 1.18 ट्रिलियन है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 32,500 करोड़ जो है, जिसमें से 32,500 करोड़ जो हैं वो रेलवे को एलोकेट किए गए हैं। किस लिए? 7 प्रोजेक्ट हैं जिसमें ट्रैक भी बनाए जाएंगे, स्पेशली ऐसे रूट्स जो कि बिजी हैं, और इसके अलावा कंजेशन रिमूव करने के लिए भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और जितने भी प्रोजेक्ट हैं फुल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड ही होंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 32,500 करोड़ रुपए जो हैं वो गवर्नमेंट को एलोकेट किए गए हैं। और इन 7 प्रोजेक्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली 35 जो डिस्ट्रिक्ट हैं डिफरेंट स्टेट से, अप्रॉक्सीमेटली 9 स्टेट से। कौन कौन से 9 स्टेट्स हैं? यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट्स जो हैं वो कवर करे जाएंगे, जिसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है इंडियन रेलवे का उसको एक्सपेंड किया जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2,340 किलोमीटर तक। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 70.6 मिलियन मैन्स पर डे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एज पर द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो 35 डिस्ट्रिक्ट 9 स्टेट्स में 32,500 करोड़ के 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। और इनका सीधा पर्पस ये है कि जो ऐसे बिजी ट्रैक्स हैं, जो बिजी रूट्स हैं, वहाँ पर ऑपरेशन को ईज करने के लिए, कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए कई सारे जो ट्रैक हैं वो बिछाए जाएँ। तो ये तो बात हुई इंडियन रेलवे के एलोकेशन की। और बेसिक पर्पस क्या है इतना ह्यूज एलोकेशन इंडियन रेलवे को करने का? तो गवर्नमेंट ने चाह रही कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इम्प्रूव हो। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन जो है इसेंशियल कमोडिटीज़ का, इसेंशियल गुड्स का, वो इजी हो जाए थ्रू इंडियन रेलवे, क्योंकि कई सारे रूट्स जो हैं बहुत बिजी हैं। तो वहाँ पर ट्रेन्स बहुत डिले होती हैं, उनका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर, कोल, सीमेंट, फ्लाई ऐश, आयरन, फिनिश स्टील, क्लिंकर, क्रूड ऑयल, लाइमस्टोन, एडिबल ऑयल जैसे जो कमोडिटीज़ हैं, इनकी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन किया जाए और इनका जो फ्रेट ट्रैफिक है उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस किया जाए, टाइम भी रिड्यूस किया जाए, और रेलवे को एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली, एनर्जी एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाया जाए, जिससे कि क्लाइमेट के गोल भी अचीव होंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी इम्प्रूव होगा। इसके अलावा 57,613 करोड़ जो हैं वो इस पर्टिकुलर फंड से पीएम ई बस सेवा स्कीम को एलोकेट किए हैं कैबिनेट ने, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो ई बसेस, ई मोबिलिटी को इम्प्रूव करेगी, ऑफ विच गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 20,000 करोड़। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए अप्रॉक्सीमेटली 57,613 करोड़ का एलोकेशन किया है गवर्नमेंट ने, जिसमें से 20,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट का शेयर होगा। और बेसिकली
ये 10 साल की स्कीम होगी। क्या पर्पस है, नाम से पता चल रहा है कि जो सिटी की बस सर्विसेज हैं उनको एक्सपेंड करना, उनको ऑगमेंट करना। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो 170 सिटीज़ में डिप्लॉय करी जाएंगी, जिससे कि सर्विस ऑर्गेनाइज हो सके, ग्रीन मोबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके और जो क्लाइमेट गोल्स हैं गवर्नमेंट इंडिया का उसको अचीव किया जा सके। तो दिस स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अप्रॉक्सीमेटली 45K डायरेक्ट जॉब। इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्लाइमेट गोल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्रीन मोबिलिटी, रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट, ऑर्गेनाइज सर्विसेज। ये कई सारे एस्पेक्ट हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इतना ह्यूज आउटले डिसाइड किया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। Critical mineral explorers may get revenue share over 50 years. Recently, मानसून सेशन में पार्लियामेंट ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को क्लियर किया है। इट मीन्स इसके तहत कई सारे जो अमेंडमेंट्स थे वो क्लियर किए जा चुके हैं अंडर दिस माइंस एंड मिनरल एक्ट। और इस एक्ट के अब जो है वो रूल बनाए जा रहे हैं। और इस रूल में जो सब एक इम्पॉर्टेंट रूल है उसके बारे में ये न्यूज़ है। इम्पॉर्टेंट रूल क्या है, ऑक्शन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, EL एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का एक रूल है जो कि फर्स्ट टाइम जो ये एक्ट क्लियर हुआ है या अमेंडमेंट जो क्लियर हुए हैं उसमें डाला जाएगा। दिस पर्टिकुलर रूल विल बी द पार्ट ऑफ दिस माइंस एंड मिनरल एक्ट। रूल क्या है, रूल ये है कि जो माइनर्स हैं जो बेसिकली क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दीज माइनर्स डिस्कवरिंग क्रिटिकल एंड डीप सीटेड मिनरल्स में बी अलाउड टू शेयर अ रिवेन्यू फ्रॉम द ब्लॉक्स। तो 50 साल के लिए रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो है इस ऑक्शन एक्सप्लोरर लाइसेंस EL के अंडर जो है वो प्रपोज किया जा रहा है। इसके अलावा कई सारे और भी राइट्स जो हैं वो, और इस नए लाइसेंस के तहत कई सारे और भी राइट्स दिए जाएंगे माइनर्स को, जैसे कि माइनर्स मे बी हैविंग द राइट टू कार्व आउट एज मैनी मिनरल ब्लॉक्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट एरियाज, जो कि गवर्नमेंट ऑक्शन करेगी माइनिंग लीज के तहत। इससे क्या होगा कि कई सारे मिनरल ब्लॉक्स पर एक साथ काम कर सकते हैं। माने इससे ये होगा कि जो फिजिबिलिटी है प्रोजेक्ट्स की वो बने रहेगी। दिस विल इंश्योर द रिकरिंग रिटर्न्स टू द माइनर्स। ऐसा नहीं है कि स्टैंड अलोन माइनिंग दे दी है, अब उसमें माइनिंग्स के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और अब मिनरल डिपॉजिट जो है उसमें अवेलेबल नहीं है, जिससे कि माइनर का जो रेवेन्यू है ये हम बोल सकते हैं जो रिकरिंग जो रिटर्न्स है वो इम्पैक्ट करेगा। इसलिए एक माइनर्स कई सारे या मैनी मिनरल ब्लॉक्स पर ऑपरेट कर सकता है। और दिस रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल और दिस रिवेन्यू शेयर प्लान इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट सो कॉल्ड जूनियर माइनर कंपनीज, ऐसी कंपनी जो कि बहुत बड़ी नहीं है मिनरल एक्सप्लोरेशन में और मिनरल डिस्कवरी में। तो ऐसी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट को और उनकी एक्सप्लोरेशन स्किल्स को भी अट्रैक्ट किया जा सके, इसलिए ये ऑक्शन जो है ऑक्शन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो है ये ड्राफ्ट किया जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा रेगुलर है चैनल पे तो आपको पता होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करी है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 29 क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स हैं। कौन कौन से, जिसमें अगर बात करें तो लिथियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इस तरह के कई सारे अप्रॉक्सीमेटली 29 क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स हैं। और इनके एक्सप्लोरेशन को, इनके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो माइंस और मिनरल एक्ट है इसमें अमेंडमेंट भी लाया है और इसके तहत जो है वो EL को भी चेंज किया जा रहा है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या मोबिलिटी या EV पर ध्यान दिया जा रहा है उसके लिए लिथियम जैसे कंपोनेंट्स जो हैं वो या लिथियम के जो मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जिस तरीके से आगे आने वाले टाइम में सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जा रहा है, कई सारे मिनरल्स की इंपॉर्टेंस जो कि पहले नहीं थी, अब वो मिनरल्स क्रिटिकल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो गए हैं इंपॉर्टेंस में, कि आगे आने वाले टाइम में किसी भी कंट्री के लिए उन मिनरल्स पर सफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी कंट्री की क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के डिपेंडेंसी है किसी अदर कंट्री पर, तो डेफिनेटली उसकी सोवरेनिटी, उसकी फ्रीडम ज़रूर इम्पैक्ट करेगी। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट वॉन्ट टू एक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू ऑन टाइम। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है इसमें जो रूल्स में चेंज किए जा रहे हैं, जो रिवॉर्ड्स, रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो 50 साल के लिए गवर्नमेंट तैयार कर रही है कि 50 साल तक आप रिवेन्यू शेयर कर सकते हैं, यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन डिस्कवर एज मच एज यू वांट। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट डेफिनेटली इंडिया में एक्सप्लोरेशन कवरेज जो है वो इम्प्रूव हो। कई सारे एरियाज़ में मिनरल्स तो अवेलेबल हैं बट एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी ही नहीं हुई है। कई सारे एरियाज़ में डिस्कवरी हो चुकी है बट वो मिनरल जो है वो एक्सट्रैक्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इन सारे इश्यूज़ को क्लियर अप करने के लिए और कंट्री में फास्टर अडॉप्शन एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के कई सारे अमेंडमेंट्स और रूल ला रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। पैट्रियोटिज्म
protectionism is to take center stage at Dubai WTO meeting. रिसेंटली अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो कई सारे कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, इंडिया ही नहीं। देखिए इंडिया के केस में तो सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, दिस इज नथिंग बट द प्रोटेक्शनिज्म मूव और प्रोटेक्शनिज्म अप्रोच, और इट में ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी ग्लोबलाइजेशन। और ये सिर्फ इंडिया के ही केस में नहीं, अदर कंट्रीज में भी हम देखें तो उनकी पॉलिसीज़ जो हैं कंट्रीज़ की इस समय एंटी ग्लोबलाइज्ड हो रही है। मीन्स अपनी ही कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, अपने एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना, इम्पोर्ट को रिड्यूस करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव करना, डेफिसिट को पॉजिटिव, सरप्लस को पॉजिटिव करना, डेफिसिट को रिड्यूस करना, इस तरह के कई सारे अप्रोच जो हैं कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं। और WTO के मेंबर्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है। उनका ये कहना है कि इस तरह के जो मेंबर कंट्रीज डिसीजंस ले रहे हैं, जो पॉलिसी ला रहे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ला रहे हैं, दिस पर्टिकुलर अप्रोच, दिस पर्टिकुलर मूव विल इम्पैक्ट द ग्लोबल ट्रेड। और आगे आने वाले 13th WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में MC30 में दिस पर्टिकुलर प्रोटेक्शनिज्म मे बी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। और इवन इंडिया जैसे कंट्रीज अगर देखें तो हम सभी जानते हैं कई सारे गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ लगा रही हैं, टैक्स लगा रखे हैं कई सारे प्रोडक्ट्स पर, जिससे कि अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाए। हालांकि इंडिया भी इस प्रोटेक्शनिज्म को लेकर के कई सारे कंट्रीज़ के अगेंस्ट जो है वो इशू रेज कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो इंडिया रेज करेगा दैट इज़ अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, जिसको हम कार्बन टैक्स के बारे में के नाम से भी जानते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM। तो इंडिया जो है वो WTO की 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM को लेकर के अपनी वॉइस रेज कर सकता है, जहां पर टैक्स इंपोर्ट ड्यूटीज जो टैक्स है वो इंपोर्ट्स पर लगाया गया है टू ऑफसेट द कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट सच एज स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। EU जो है वो US के अगेंस्ट जो है वो वॉइस रेज कर सकता है इस 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। US का जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, जिसके तहत अप्रॉक्सीमेटली $430 बिलियन सब्सिडी जो मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करी जाती है, स्पेशली ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करी जाती हैं, दैट विल डिस्टॉर्ट द इंटरनेशनल प्राइस एंड इज अगेंस्ट WTO नाउ। तो EU जो है वो US के अगेंस्ट वॉइस रेज कर सकता है, जहाँ पर US का जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, जिसके तहत सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है मैन्युफैक्चरर्स को, वो उस पर्टिकुलर मूव को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा US और चाइना के बीच में भी टेंशन जो है वो एस्केलेट हो सकती है बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम। तो इन दो मेटल्स को लेकर के हम कहते हैं जो क्रूशल मेटल्स हैं, किस लिए क्रूशल हैं? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रूशल मेटल्स हैं। एंड US प्रोहिबिटिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन सेंसिटिव सेक्टर एज वेल एज कंप्यूटर चिप्स एंड अदर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। तो इसकी वजह से US और चाइना के बीच में टेंशन जो है वो एस्केलेट हो सकता है WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में। और जिस तरीके से US जो है 2019 से जो टॉप कोर्ट है उसमें जजेस के अपॉइंटमेंट को, जो अपीलेट बॉडी है उसमें जजेस के अपॉइंटमेंट को प्रोहिबिट कर रहा है, उसको लेकर के भी 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इशू रेज किया जा सकता है। तो ट्रेड टेंशंस आर एक्चुअली फ्लेयरिंग ग्लोबली एंड बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इन WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, क्योंकि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एक्टिव ही नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं? क्योंकि जो 3 जजेस में रिटायर हो गए और US जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए क्लियरेंस ही नहीं दे रहा, US जो है वो अपॉइंटमेंट होने ही नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इशूज़। US के एग्रीमेंट के बिना जब तक US नहीं चाहेगा जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये कई सारे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के 13 WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि अबू धाबी में होने वाली है, उसमें जो टेंशंस है कंट्रीज़ के बीच में वो एस्केलेट हो सकती है और इन सारे इश्यूज़ को प्रोबेबली उस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जा सकता है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिट। सेबी क्रैक्स विप ऑन IPO प्रमोटर्स क्लासिफिकेशन। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में से भी बोलते हैं, हैज़ इंटेंसिफाइड इट्स स्क्रूटनी ऑन प्रमोटर्स क्लासिफिकेशन। तो जो IPO में जो प्रमोटर्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन को लेकर के सेबी ने अपनी स्क्रूटनी को इंटेंसिफाई कर दिया है बिकॉज जो कंपनी पब्लिक हो रही हैं उन पर अब मार्केट रेगुलेटर जो है वो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर रहा है या ज़्यादा स्क्रूटनी रख रहा है। एटलीस्ट 6 companies in the past 3 months to include individuals and entities as promoter according to 3 people aware about this matter। क्योंकि रिसेंटली स्टार्टअप्स में कंट्रोलिंग को लेकर के, स्पेशली ऐसे स्टार्टअप्स जो कि
money losing or loss making startups, and they are still continuing to retain the control of the companies even though they classify themselves as a public shareholders. तो promoters के classification को लेकर के जो SEBI है वो अब और ज़्यादा स्क्रूटनाइज कर रही है कंपनीज को। 6 कंपनीज जो हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड स्क्रूटनी है SEBI के, एज फॉर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। And the issue of founders, basically issue क्या है? They are classifying themselves as a public shareholders, but they are enjoying the rights of promoters. And the issue of founders enjoying the perks of being promoter without being classified as one was thrust into the limelight after the Paytm founder Vijay Shekhar Sharma decided to acquire an additional 10.3%. Means if you are a promoter, you should take the risk also. But instead of classifying themselves as a promoter, they are naming themselves as a public shareholders. But जो perks हैं, जो benefits हैं promoters के, वो सारे enjoy कर रहे हैं. And that is why now SEBI wants to more scrutinize, more investigate into this matter। और हो सकता है आगे टाइम में प्रमोटर क्लासिफिकेशन को लेकर के SEBI कुछ नया रूल आए। स्टार्टअप्स में इस तरह के कई सारे इरेगुलरिटीज़ हमें पिछले रिसेंट टाइम्स में देखने को मिले, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ हों, चाहे वो वैल्यूएशन रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ हों, प्रमोटर्स या डिस्क्लोजर रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ हों। और रिसेंट टाइम में जो है वो SEBI है अब इन सब इशूज़ पर और ज़्यादा पॉन्डर कर रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अडानी फैमिली सेल्स $1.1 बिलियन पावर आर्म स्टेक टू GQG। तो प्रमोटर्स ऑफ अडानी ग्रुप ऑन वेडनेसडे रेज्ड अप्रॉक्सीमेटली 9K करोड़ 9K करोड़ का फंड रेज किया है अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने। कैसे रेज किया है? 8.1% का जो स्टेक है, जो होल्डिंग्स है एनर्जी जनरेटेड आर्म्स अडानी पावर लिमिटेड में, उसको सेल करके। तो बिलियनर अदानी गौतम लार्जेस्ट इक्विटी कैपिटल रेजिंग थ्रू शेयर सेल इन द सिंगल एंटिटी। तो 8.1% का स्टेक अडानी पावर लिमिटेड में से सेल करके प्रमोटर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 9,000 करोड़ या 1.1 बिलियन का फंड जो है वो रेज किया। किसने खरीदा? GQG ने इन्वेस्टमेंट किया है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एक्सपोर्ट टू UK होल्डिंग अप अमंग टॉप 10 कंट्री। अभी हमने रिसेंटली इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट और मर्केंटाइज एक्सपोर्ट या गुड एक्सपोर्ट के बारे में न्यूज़ कवर करी है। अगर आप रेगुलर हैं चैनल में तो आपको पता होगा कि जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो एक्सपेंड किया है, लेकिन जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर उसके डेटा को और डीपली एनालाइज किया जाए तो इंडिया के जो टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज़ हैं, जो टॉप 10 एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं इंडिया के, उनमें से केवल और केवल UK में जो एक्सपोर्ट है हमारा वो एक्सपेंड हुआ है, और जितने भी अदर मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनमें हमारा शिपमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है बिकॉज ऑफ द स्लगिश ग्लोबल डिमांड। तो जो ये अप्रैल से जुलाई का पीरियड है, इस ड्यूरेशन में जो हमारा मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो 14.5% तक कॉन्ट्रैक्ट किया या फॉल किया। अप्रॉक्सीमेटली $136.2 बिलियन का एक्सपोर्ट रहा है। जबकि अगर हम UK की बात करें तो एक्सपोर्ट जो हमारा UK में हुआ दैट हैज़ ग्रो अप्रॉक्सीमेटली 20.6%। $4.5 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने अकेले UK को किया है। तो UK को जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वो 20% से इंक्रीज हुआ, जबकि हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट में 15% या 14.5% का फॉल देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग द वेरी सेम पीरियड। और इस एक्सपेंशन की वजह से UK जो पहले हमारी 8th पोजीशन में था, जो टॉप 10 हमारे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उसमें UK पहले 8th पोजीशन पर था, और इस ड्यूरेशन में बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन इन एक्सपोर्ट UK जंप करके सीधे 5th पोजीशन में आ गया है ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ये जो 8th पोजीशन पर था अब ये इंक्रीज करके 5th पोजीशन पर आ गया बिकॉज ऑफ दिस 20.6% एक्सपेंशन इन एक्सपोर्ट। हालांकि बहुत ज़्यादा कंट्री वाइज डेटा देखें तो अवेलेबल नहीं है जुलाई के महीने का, लेकिन अगर अप्रैल से जून पीरियड तक का डेटा हम देखें, दिस शोज द एक्सपोर्ट ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, स्मार्टफोन, वॉलपेपर ड्रोव द इंडियन एक्सपोर्ट टू UK। तो बेसिकली इन 3 कमोडिटीज़ में हमें मेजर एक्सपेंशन है, इन 3 कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट में हमें मेजर एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, स्मार्टफोन और वॉलपेपर हमने मैक्सिमम जो है वो UK में एक्सपोर्ट किए हैं, और जिसकी वजह से UK के केस में हमें ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। दिस इज़ द 5th पोजिशन। आप देख सकते हैं इंडिया के जो टॉप 10 मर्केंटाइज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हैं या गुड्स एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हैं
वो ये हैं यूएस, यूएई, नीदरलैंड, चाइना, यूके, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, बांग्लादेश एंड इटली। और टॉप 10 मर्केंटाइल इंपोर्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड स्विट्जरलैंड। तो इंपोर्ट जो है वो भी मोस्ट ऑफ डेस्टिनेशंस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्सेप्ट 2। रशिया से हमारा इंपोर्ट जो वो बढ़ा है, हम सभी जानते हैं क्यों बढ़ा है, चीप क्रूड ऑयल की वजह से। और स्विट्ज़रलैंड से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, क्यों बढ़ा है इसका रीज़न आप मुझे बताइए। इसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट को देखें, जो कि प्राइमरीली हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में केवल और केवल यूके से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंड किया है, और जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं उनमें हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है। इसका रीज़न क्या है? स्लगिश ग्लोबल डिमांड, रिसेशनरी विंड्स दैट आर ब्लोइंग इनटू दीज कंट्रीज, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इम्पैक्ट कर रही है, स्पेशली मर्केंटाइल सेक्टर में। एंड बिकॉज ऑफ दिस द एक्सपोर्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई पीरियड दिस ईयर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, व्हिच रेड फ्लैग रैपिड ग्रोथ ऑफ अनसिक्योर्ड रिटेल क्रेडिट। तो वेडनेसडे को फिच ने वार्न किया है इंडिया को दैट बिकॉज ऑफ द रैपिड लोन ग्रोथ स्पेशली इन अनसिक्योर्ड रिटेल सेक्टर नीडेड टू बी केयरफुली मैनेज। रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया और हम डिस्कस कई बार कर चुके कि इंडिया में जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ रेट इंप्रूव हो रहा है स्पेशली रिटेल सेक्टर में, उससे बैंक्स को तो फायदा हो रहा है, बट फिच जैसी कंपनीज ने वेडनेसडे को वार्न किया है कि जो रैपिड लोन ग्रोथ देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं हमारा बैंकिंग सेक्टर बूम कर रहा है, दिस पर्टिकुलर क्रेडिट नीडेड टू बी मैनेज वेरी केयरफुली, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस रिटेल क्रेडिट इट एक्चुअली अनसिक्योर्ड नहीं है, क्या किसी भी तरह का कोलेट्रल नहीं है, कोलेट्रल फ्री है, कोई तरह की गारंटी नहीं है, जिसकी वजह से ये अनसिक्योर्ड क्रेडिट सेक्टर में जो रिटेल सेक्टर में जो हमें क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में बैंक्स की और फाइनेंशियल कंपनीज की बैलेंस शीट पर देखने को मिल सकता है। इंडियाज प्राइवेट क्रेडिट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो विच इज अराउंड 57% इन 2022 इज ऑलरेडी मॉडरेटली हायर देन द मीडियन ऑफ सोवरेन कंट्रीज। तो BBB कैटेगरीज जिसका जो ऑप्टिमम वैल्यू है, हम बोल सकते हैं जिसकी जो मीडियन वैल्यू दैट इज़ 50%, और उस कैटेगरी से ज़्यादा है इंडिया का प्राइवेट क्रेडिट और जीडीपी रेशियो 57% है। और इसी वजह से जो फिच है वो इंडिया को वार्न कर रहा है कि जो ये स्पेशली अनसिक्योर्ड क्रेडिट में जब हमें ग्रोथ रेट देखने को मिले जिसको हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू पोज अ वेरी वेरी हायर रिस्क टू द बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिच जैसी कंपनी ही ऐसा कह रही है, आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो FSR रिपोर्ट पब्लिश करी थी जून में, हमने इस रिपोर्ट को कवर भी किया था। इसमें भी आरबीआई ने अनसिक्योर्ड क्रेडिट रेट को लेकर के अपना जो एस्पेक्ट था उसको स्पॉटलाइट किया था, और आरबीआई ने बोला था कि ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट जो है ये इंक्रीज हो रहा है, दिस इज नीडेड टू बी मैनेज्ड वेरी केयरफुली। और अगर हम देखें रिटेल लोन की ग्रोथ, तो कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ रेट है रिटेल लोन्स का दैट इज 24.8% फ्रॉम मार्च 2021 टू मार्च 2023, लास्ट 2 ईयर से 25% तक हमें रिटेल लोन में ग्रोथ देखने को मिली, जो कि CAGR का ऑलमोस्ट डबल है ग्रॉस एडवांसेस का। ग्रॉस एडवांसेस कितने हैं? 13.8, और अब रेगुलर है तो आपको पता होगा, हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि डिपॉजिट्स जो है, डिपॉजिट रेट जो है वो क्रेडिट ग्रोथ रेट से कम है, जिसकी वजह से बैंक्स को कई बार जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ रहा है और कई सारे और भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं लोन ग्रोथ को और क्रेडिट ग्रोथ रेट को मैनेज करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। और इसी को लेकर के फिच ने फ्लैग जो है वो रेड फ्लैग जो है वो रेज किया है। सो दिस इज इन द स्पॉटलाइट, ग्रोथ इन सेलेक्टेड अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट, क्रेडिट कार्ड्स, रिटेल इंक्लूडिंग पर्सनल लोन्स। तो देखा था जून 21 से लेकर के जून 23 यानी पिछले लास्ट 2 सालों का डेटा दिया हुआ है। यू कैन सी ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है रिटेल सेक्टर के क्रेडिट में। अब देख लेते हैं पेज नंबर 6 पर दिए हुए आर्टिकल। 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों को हम साथ में डिस्कस करेंगे। नियरली 70 सिटीज़ टू फ्लॉन्ट ई-बसेस इन 57,613 करोड़ प्लान। तो बेसिकली कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिए हैं रिसेंट स्कीम्स के फाइनेंशियल आउटलेस के, उसको लेकर के ये न्यूज़ है, जिसका कुछ पार्ट हमने मिंट में कवर किया है। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें दी है। हमने अभी मिंट में डिस्कस किया कि अप्रॉक्सीमेटली 57,000 करोड़ जो है वो PM बस ई-बस सेवा इनिशिएटिव में गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं, जिसमें कई सारे जो स्टेट्स हैं वो कवर किए जाएंगे। ग्रीन मोबिलिटी इंप्रूव करी जाएगी। PPP मॉडल के तहत जो है वो गवर्नमेंट PM ई-बस सेवा इनिशिएटिव को और ज़्यादा ऑक्यूमेंट करेगी। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख जो
के जो ऊपर के पॉपुलेशन के सिटीज़ हैं उनको कवर किया जाएगा। किसके बेसिस पर? सेंसेक्स 2011 के सेंसेक्स के बेसिस पर जो 3 लाख से पॉपुलेशन से ऊपर जो सिटीज़ हैं उनको इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। इसमें कई सारी यूटीज़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी शामिल हैं। अब नेक्स्ट इनिशिएटिव, नेक्स्ट आउटले जो अप्रूव किया गया है, जो नेक्स्ट स्कीम जो अप्रूव करी गई, दैट इज क्राफ्टमैन टू गेट ₹1 लाख लोन एट 5% इंटरेस्ट रेट। अगर आपने प्रधानमंत्री का इंडिपेंडेंस डे का स्पीच सुना होगा तो उसमें भी ये अनाउंसमेंट करी गई थी। फाइनली उस स्कीम को भी वेडनेसडे को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इसका नाम दिया गया है विश्वकर्मा स्कीम। इसमें कितना अलोकेशन किया गया है? 13,000 करोड़ का अलोकेशन किया गया है 5 सालों के लिए। और किस लिए किया गया है और किसको किया गया है? इस पर्टिकुलर स्कीम से अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन जो फैमिलीज़ हैं, किसकी फैमिलीज़? ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्टमैन्स जो हैं, इंक्लूडिंग वीवर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, लाउंड्री वर्कर्स, बार्बर्स, उस तरह के सेगमेंट के जो वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है। तो इस तरह के जो सेगमेंट के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये स्कीम अप्रूव करी गई है। और इसके तहत बेनिफिशियरी विल रिकॉग्नाइज थ्रू द पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट। पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट भी मिलेगा और एक आईडी कार्ड इशू किया जाएगा। और इस पर्टिकुलर आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट के थ्रू द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द क्रेडिट सपोर्ट ऑफ अप टू 1 लाख। 1 लाख रुपए का क्रेडिट सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जिस पर 5% का इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑफर किया जाएगा। तो लेस इंटरेस्ट रेट पर आर्टिसंस को, क्राफ्ट्स पीपल को, प्रोफेशनल्स को ये लोन दिया जाएगा सो दैट दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिस देयर आर्ट एंड सपोर्ट देयर बिजनेस। अब इसके साथ एक और स्कीम जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है, डिजिटल इंडिया गेट्स 14,900 करोड़ फॉर AI साइबर सिक्योरिटी। तो यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को और एक्सपेंड करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 14,900 करोड़ का एलोकेशन किया है, जिससे कि डिजिटल स्किलिंग, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस सर्विसेज और जो AI है उसके डेवलपमेंट, उसके रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। और इस सारे डिजिटल इंडिया स्कीम जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज एक्चुअली इन द फोर फ्रंट ऑफ द इनिशिएटिव अंडर दिस डिजिटल इंडिया स्कीम। तो अप्रॉक्सीमेटली 2,65,000 सिटीजन्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन करनी अंडर दिस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसको ISEA प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इसी सारी स्कीम्स के लिए, AI डेवलपमेंट के लिए, ई गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट ने 14,900 करोड़ का एलोकेशन किया अंडर डिजिटल इंडिया स्कीम। तो बेसिकली डिजिटल इंडिया स्कीम तो पहले ही लॉन्च हो चुकी है, दिस इज जस्ट अ एक्सपेंशन फॉर इंक्लूडिंग AI एंड साइबर सिक्योरिटी इनटू इट। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। ई बस सेवा टू रेलवे ट्रैक वर्क नोट टू अप्रॉक्सीमेटली 1.18 ट्रिलियन प्लान्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी मिंट में भी और बिजनेस स्टैंडर्ड में भी सेपरेटली। गवर्नमेंट टू इंटेंसिफाई मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो इन्फ्लेशन को लेकर के जिस तरीके से इन्फ्लेशन शूट अप हो रही है, स्पेशली मणिपुर में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जो है रूरल इन्फ्लेशन तो 12% के ऊपर पहुंच गई है। वैन ओवरऑल इन्फ्लेशन देखें CPI तो 7.4% का मार्क जो है क्रॉस कर चुकी है। उसी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वो हमारे जो PM उन्होंने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में भी बोला, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी अपनी स्पीच में ये बोला कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट मेजर ले रही है। और यही सेम बात जो है, यही जो सेम अप्रोच है, ये हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं मिस्टर TV सोमनाथन, उन्होंने भी बोला बिजनेस स्टैंडर्ड को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्चुअली टेकिंग अ मीडियम टर्म व्यू व्हाइल इंटेंसिफाइंग एफर्ट्स टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी बर्डन, जिससे कि किसी भी तरह का नी जर्क रिएक्शन ना हो। ये जो इन्फ्लेशन है अगर बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल किया जाएगा तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट फिलहाल के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मेंटेन करना चाह रही है और इन्फ्लेशन को भी। अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमी से अवेयर, आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम इन इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन में एंटी रिलेशन होता है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, दूसरा बढ़ता है तो एक कम होता है। तो ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को, कि कितनी इन्फ्लेशन हमें चाहिए इन ऑर्डर टू सपोर्ट कितनी ग्रोथ। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो मीडियम टर्म का व्यू लेकर चल रही है और एफर्ट्स को इंटेंसिफाई भी कर रही है इन्फ्लेशनरी बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन इसको स्मूथली ट्रांसलेट किया जा सके, जैसे कि किसी तरह का नी जर्क रिएक्शन या हमें कोई आफ्टर इम्पैक्ट देखने को ना मिले। तो यही हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, उन्होंने रीट्रेट किया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। GQG पिक्स 88.1% इन अडानी पावर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मिंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फॉक्सकॉन टू स्टार्ट iPhone 15 प्रोडक्शन इन इंडिया। तो फॉक्सकॉन एप्पल की जो नेक्स्ट जनरेशन आईफोन है, दैट इज iPhone 15, उसका बहुत जल्द ही इंडिया में प्रोडक्शन शुरू होगा। कहाँ शुरू होगा? तमिलनाडु में। सो इन एन एफर्ट टू नैरो द गैप बिटवीन इंडियाज ऑपरेशन एंड मेन मैन्युफैक्चरिंग बेस इन चाइना, नाउ
Foxconn soon is going to start the iPhone 15 production in India. अब देख लेते हैं नेक्स्ट, सेंटर प्लान्स टू ऑफलोड IRFC शेयर्स वाया OFC। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट ओन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC में जो उसका शेयर है उसको ऑफर फॉर सेल OFC के थ्रू इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में ऑफलोड करने जा रही है। सो गवर्नमेंट करंटली कितना होल्ड करती है इस पर्टिकुलर एंटिटी में? 86.3% की गवर्नमेंट की होल्डिंग है IRFC में, जिसमें से गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 11.3% जो है वो ऑफलोड करे किसके थ्रू? OFC के थ्रू, दैट इज ऑफर फॉर सेल। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस